हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण, अवधारणा और चुनौती। ये कई मायने में इंपॉर्टेंट है, जिसका यहाँ पर पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा। आखिर राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है? कहते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को समझने से पहले हमें इन दोनों पदों को परिभाषित करना आना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है। राष्ट्र एक देश है जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जुड़ी हुई होती है, जिसमें विभिन्न लोग मिलकर एक होने की भावना व्यक्त करते हैं। यह एक होने की भावना सामान्य इतिहास, समाज, सम्मिलित मूल्य और संस्कृति के आधार पर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक होने की भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांधती है। यानी देखा जाए तो राष्ट्र में जो है एकीकरण की भावना बहुत ही निहित होती है, क्योंकि इसमें जो है हमारा सामान्य इतिहास होता है, समाज होता है और सम्मिलित मूल्य संस्कृति के आधार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ये बंधन में बांधते हैं और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत एक राष्ट्र है और यह एक ज़मीन है जो विभिन्न समुदाय के निवास से बनी है। ये लोग विभिन्न धर्मों और भाषाओं को बोलते हैं और इन लोगों की जीवन पद्धति विभिन्न है, लेकिन इन सब धार्मिक भाषाओं और विभिन्नताओं के होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं। हम सब एक हैं और भावना आर्थिक राजनीतिक परंपरागता के कारण होता है। तो कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है, तभी हमारा राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है। कहते धार्मिक भाषा विभिन्नता होने के पश्चात भी हम सब एक हैं। देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक पहलू है। ये पहलू सामाजिक, आर्थिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं तथा गैर बराबरी को कम करती है और राष्ट्रीय एकता एवं दृढ़ता को सदैव बढ़ाती है। इस तरह की दृढ़ता किसी प्राधिकार का द्वारा दबाव नहीं डालती है। वास्तव में लोग विचार, मूल्य तथा संवेगात्मक तत्व में भागीदारी करते हैं और यह एक ऐसी भावना है जो विभिन्नताओं में एकता लाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय पहचान सर्वोत्तम है। हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की बढ़ावा देने वाले तत्व में सामान्य आर्थिक समस्याएं, कला, साहित्य, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत आदि आते हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है प्रत्येक धर्म के लिए होता है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के हैं, इसलिए हमें एक राष्ट्र एकीकरण में बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि हमारे देश के जो भी कला हो, साहित्य हो, राष्ट्रीय उत्सव हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, उसको प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मानने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप्रदायिकता। आखिर सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता है क्या? सांप्रदायिकता का आशय अपने समुदाय के दूसरे समुदाय के श्रेष्ठ समझना है। आपने सुना ही होगा टीवी पे कि हमारे क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा फसाद हुआ। तो सांप्रदायिक दंगा फसाद का मतलब यही होता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझे और श्रेष्ठता दिखाने के लिए वो देश के जो है नुकसान पहुंचाए, तो इसे कहा जाता है सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, तो सांप्रदायिक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझाता है, समझाने की कोशिश करता है, उसी को हम सांप्रदायिक कहते हैं। यहाँ तक कि देश से ऊंचा समझना ये सांप्रदायिक होता है। आप जानते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में पूजा अथवा प्रार्थना के लिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हिंदू दुर्गा पूजा, दिवाली और रामनवमी मनाते हैं। आपने ईद, बकरीद तथा रमजान के मानते हुए लोगों को देखा ही होगा। सिख गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व और ईसाई बड़े दिन को मानते हैं। आपने तीर्थों को भी देखा है जो भगवान बुद्ध की आराधना के लिए होते हैं। इसे आप जान गए होंगे कि हमारे देश में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में इन त्योहारों और अवसरों को सरकारी उत्सव घोषित भी किया जाता है और इस बात में कोई हानि भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, वह कोई जो है कम निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है। परंतु कठिनाई इस बात की है कि लोग अपने समुदाय को भूलकर दूसरे समुदाय को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। सांप्रदायिक पद हमेशा ही नकारात्मक, विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ में लिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सांप्रदायिक दंगा के रूप में लिया जाता है। इसलिए जो है सांप्रदायिक कई मानने में नकारात्मक, कहते हैं विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ के रूप में देखा जाता है, जिसका कुछ लोग धार्मिक कट्टरतावाद और रूढ़िवादी मानते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सामने खड़ा कर दिया है। यानी देखा जाए तो सांप्रदायिकता जो होती है भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा चुनौती के रूप में जो है अपना सर खड़ा करता है।
कहते हैं यहाँ पर एक दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ बुरे दृश्य भी देखे हैं। ये बुरे दृश्य कई अवसरों पर देखने को मिलता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान समुदाय में ही नहीं देखा जा सकता है, देश के। कहते हैं विभाजन के समय 1946 से 47 न केवल हिंदू मुसलमान समुदाय दंगे हुए थे और ऐसे अवसर जो है दूसरे समय भी देखने को मिले हैं। सन 1984 में मूलभूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी हिंदू सिख के बीच दंगे हो गए थे। इसके बाद 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद का दो विध्वंस हुआ था तब भी हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए थे। हाल के दंगों जो सन 2002 में गुजरात में हुए उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को और भी बदरंग कर दिया है। तो कहते हैं सांप्रदायिक दंगा जो है हमारे देश में होते ही रहते हैं और ये सांप्रदायिक दंगा जो है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा करवाए जाते हैं, उनके द्वारा ये सब रचे जाते हैं और आम गरीब और आम जो जनता को लड़ाते रहते हैं। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन बन जाते हैं। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तब हम अपने राष्ट्रीय पहचान को भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम एक ही राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है हम दूसरे की बातों पे चले आते हैं और रूढ़वादियों की तरह काम करने लग जाते हैं। दूसरे धर्मों के प्रति हमें ईर्ष्या और घृणा पैदा हो जाती है। लेकिन ये घृणा और ईर्ष्या कहाँ से आती है? क्या हमें जन्मजात मिली हुई होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ईर्ष्या और घृणा जो है हमारे समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो हमें पैदा करते हैं और हमें आपस में लड़ा के मार देते हैं। ऐसे अवसर पर हम दूसरे धार्मिक समूहों की संपत्ति जीवन को सदैव नष्ट करते रहते हैं और दोनों ही सांप्रदायिक समूह अपनी राष्ट्रीय पहचान भूल जाते हैं और याद रहता है तो केवल घृणा की भावना। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भाषावाद। कहते हैं भाषावाद उन लोगों के लिए है जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, दूसरे के लिए प्रेम और जो है पूर्वाग्रह है। अपने लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि बोलते हुए सुना ही होगा। इस तरह विभिन्न भाषाओं को बोलने और इस बात को बताता है कि हम एक बहुभाषीय राष्ट्र है, यानी हमारे पास कई भाषा विद्यमान है। हमारे संविधान में 18 जो है भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किया गया है। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 19 भाषाओं को जो है अनुसूची में प्राप्त दिया गया है। हिंदी एवं अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हर एक भाषा के अपनी एक लिपि एवं साहित्य है। भाषावाद लोगों को एक ही भाषा बोलने के लिए सीमित कर देती है। भाषा और संस्कृति अलग नहीं किए जा सकते हैं। कहते हैं भाषा संस्कृति की एक वाहक है और यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक और एक समूह से दूसरे समूह तक ले जाती है। भाषा को बढ़ाना लोगों को दूसरे भाषा के साथ एकीकरण में लाना होता है, लेकिन एक भाषा को दूसरी भाषा से ऊंचा या नीचा बताने में सदैव संघर्ष ही होती है। इस तरह के स्थानीय जो अभिवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण को एक कमज़ोर कर देती है। हमारे देश में तमिलनाडु जो है 1964 और असम जो है 1967 में भाषाई दंगे हुए देखने को मिला था। कहते हैं संप्रदायवाद की तरह भाषावाद का भी प्रयोग भी नकारात्मक रूप से किया जा सकता है। भाषावादी प्रतिमान राष्ट्रीयकरण के लिए भी एक चुनौती बन गई है। कहते हैं 18 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या का भाषाई स्थिति को नीचे यहाँ पर दर्शाया भी गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि हिंदी बोलने वाले की संख्या 42.9 है, बंगाली 8.3 है, तेलुगु आपको 8.2 है और मराठी 8 पॉइंट है, यानी तमिल में जो है 7.6 है, उर्दू जो है 5.6 है और गुजराती 5.4 है। और इसी तरह देखा जाए तो मलयालम 4.2 है और कन्नड़ 4.2 ही है, उड़ीसा 3.7 और पंजाबी 3.2, असमी जो है 2.2 और सिंधी जो है 1.6 और कश्मीरी सिर्फ 0.3 है। तो कहते हैं इतने सारे भाषा होने के पश्चात भी हमारे देश में जो है भाषा दंगे होते रहते हैं। दूसरा शब्द जो आता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की वजह से भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर दिया है। क्षेत्रवाद भी उन्हीं चीज़ों में से आता है। क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय अपने क्षेत्र के प्रति गर्व तथा वफादारी की भावना को रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी आप अपने क्षेत्र को बहुत ही महत्ता देते हो और उसके प्रति वफादार हो और दूसरे क्षेत्र की भावनाओं को आप नहीं समझते हो। कभी कभी जब यह भावना आ जाती है कि हमारे क्षेत्र दूसरे से श्रेष्ठ है तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। और क्षेत्रवाद एक जो है मुख्य भूभाग है जहाँ के निवासियों में भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की एकता की भावना बनी रहती है। क्षेत्रवाद वस्तुएं स्थानीय वफादारी होती है और इस भांति क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्रों के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होता है और यह नकारात्मक भावना अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए ही होती है। इसी कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है और यह इसी भाव के कारण
है कि नए राज्य की मांग की जाती है। इसी कारण अपनी भूमि के पत्र सिद्धांत को बदल देते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई राजनीतिक नेता जो होते हैं क्षेत्रवाद की वजह से जो है लड़ाई दंगा भी करवाते हैं, जो हमारे देश की जो है राष्ट्रीयकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। राष्ट्रीय नेता तो इतना भी करते हैं जो कि उनकी बहुत बड़ी विडंबना होती है। अगर राष्ट्र में क्या करता है, उनका सिक्का नहीं चलता है तो वो करते हैं एक ही राज्य को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की दो टुकड़ा कर दिया गया था और दो टुकड़ा का महत्व तो सिर्फ हम आम इंसानों में नहीं था, जनता का ये कोई सोच विचार नहीं था। ये विचार बड़े बड़े नेताओं के थी कि भाई मुझे पार्टी मिला नहीं, मैं सत्ता पे विद्वान नहीं हूँ, तो मेरा हालत न घर का रहेगा न घाट का। तो इन्होंने क्या किया, आपस में ही दंगा फसाद करवा के अलग जो है पाकिस्तान की मांग कर ली, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत से लोगों की जान चली गई, संपत्ति खराब हुआ और न जाने कितना कुछ हुआ, जो कि बहुत बड़ी हमारे देश के जो है इतिहास के लिए विडंबना बन के खड़ी हो गई। भारत में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र है। प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में भौगोलिक सीमाएं होती है। प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं की प्राकृतिक और मानव संसाधन होते हैं। यह होते हुए भी एक राज्य में ही पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती है। यह मांग व्यक्तिगत हितों की पूरा करने के लिए की जाती है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि आम व्यक्तियों जो है उनकी मांगे नहीं होती है, ये विशेषकर राजनीतिक नेताओं का यानी व्यक्तित्व हितों की पूरा करने के लिए मांग होती है। जो यह दिया जाता है कि एक राज्य का विकास असंतुलित है और दूसरे राज्य के संसाधन के कारण होता है। झारखंड राज्य एक पृथकीकरण इसलिए किया गया कि बिहार राज्य झारखंड के स्वतंत्र एवं स्वयं उपभोग करता था। इन्हीं विविधता हितों में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र में आज भी विभेद को लेकर यहाँ कहा जाता है कि स्थानीय संपदा का उपभोग इन क्षेत्रों को मिलना चाहिए। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य राज्य के लोगों को अवसर न देने के लिए इसी क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को रोजगार देने की मांग की गई। अब देखिए ये कहाँ की विडंबना है, कहाँ की सोच विचार है। कहते हैं आज क्षेत्रवादियों ने बहुत बड़ा घर कर लिया है। कहते हैं जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ ही उनका पुलिस होता है, उनका ही सब व्यवस्था होता है। तो हम एकीकरण में कैसे बन सकते हैं? राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही होता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए होता है। आज क्षेत्रवाद में सभी कुछ बटा हुआ है। क्षेत्रवाद में बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि उन्हीं क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाता है, बाकी दूसरे राज्य से आए हुए व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किया जाता, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या है। और ये देखने को हर राज्य में आपको मिलेगा। और इवन कि वो भाषा के आधार पर भी ये कहते हैं कि आपके भाषा इस राज्य का होना ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना आज कर चुकी है और ये जो है राष्ट्र की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो कहते हैं अगर ऐसा रहा तो हमारा देश कभी भी आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब आपस में लड़ते रहेंगे तो देश की मजबूती कैसे बन पाएगा। आपने देखा ही होगा कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती रहती है तो बंदर फायदा उठा के चला जाता है। तो यही हमारे पुराने समय में भी हुआ। अंग्रेज भी हम पे इसलिए राज करने में सक्षम हुए क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते थे, आपस में ही हम दुश्मनी दिखाते रहते थे। तो अंग्रेज ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमारे देश पे जो है कई सालों तक राज्य करके हमें हमारे देश को खोखला करके चले गए। कहते हैं नवंबर जो है 2000 में देश में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का पूर्तिकरण राज्य की तरह निर्माण हुआ। अब देखिए सिर्फ कहते हैं बिहार का ही नहीं हुआ, कहते हैं छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, कई राज्य, इवन कि आपने तेलंगाना का भी हो चुका है। कहते हैं इन राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय भावनाओं और वफादारी पर आधारित था। जब ये राज्य क्षेत्रीय भावनाओं पर बन गए तब कई नए जो है राज्यों की मांग आरंभ हो गई। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल क्षेत्र में बनाता राज्य की मांग उठने लगी है। अब कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 टुकड़े करने के समय आ गया है। वहाँ पर भी लोग अब हरित प्रदेश की मांग और जो पूर्वांचल क्षेत्रों की मांग करने लग गए हैं। महाराष्ट्र में नए विविध राज्य की मांग हो रही है। आंध्र प्रदेश के जो कहते हैं तेलंगाना राज्य था, ये भी आज अलग हो चुका है। तो ये सारी एक राजनीतिक पहल थी, राजनीतिक मसले के पालन करना था और उनकी स्वार्थ के कारण ही आज देश में ऐसे ऐसे राज्य जो है विघटित होती चली जा रही है। कहते हैं जितने राज्य होंगे उतने प्रशासन के लोग होंगे और उतने ही हमारे देश के पैसा उन पर लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि देश का विकास कब होगा, ये आप सिर्फ सपने में ही देख सकते हो। इसी तरह असम में राज्य बोडो राज्य की मांग हो रही है। बंगाल राज्य में जो गोरखोलैंड की आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे राज्य जो स्वायत्त के चाहते हैं उनमें स्थित क्षेत्रीय दल स्वायत्त के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं,
विरोध कर रहे हैं और कई बार अन्य क्षेत्र के लोगों को संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को भूल रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को लिए मरने को भी तैयार है। इस प्रकार के क्षेत्रीय वफादारी सच में देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में है। तो खतरा तो बनेगा ही बनेगा जब हम समझदार नहीं बन रहे हैं। हमारा तो यही महत्व होना चाहिए कि हमें अपना कमाना चाहिए, अपने देश के जो है विकास में सहयोग देना चाहिए। कहते हैं क्षेत्रवाद तो सिर्फ उन राजनीतिक नेताओं के लिए जरूरी होता है जिनको अपना सीट जो है बचाना होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं राष्ट्रीयवाद की जो भावना है वो हमारे अंदर खत्म होता चला जा रहा है। और कहते हैं क्षेत्रीयवाद ने बहुत बड़ा जो है हमारे देश को खोखला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कई राज्य तो विघटित भी हो चुकी है, यानी अपने अस्तित्व से अलग हो गई है। तो कहाँ वहाँ पर मुझे इतना तरक्की देखने को मिला? तरक्की तो वहाँ पर भी नहीं हुई, वहाँ पर भी राजनीति के एक नया जो है गढ़ बना दिया गया। तो ये सब बातें लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही सोचेंगे तभी सरकार के जो है ऐसे मंसूबों पर जो है पानी फिर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौतियां। अब देखिए चुनौतियां तो हमने पढ़ लिया, कई चुनौतियां हमने जाना। सांप्रदायिक चुनौती पढ़ा, भाषावादी चुनौती पढ़ा, क्षेत्रवाद चुनौती पढ़ा। ये तीनों हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की चुनौतियां हैं और इसी वजह से भारत के जो है कई टुकड़े होते चले जा रहे हैं। ये सब जो है निषेधात्मक है। इस पार्ट में हमने राष्ट्रीय एकीकरण की सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद के अर्थ को समझने की कोशिश किया है। अब हमें राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली चुनौतियों का विवेचन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय एकीकरण की जाति धर्म आदि से परे हैं। हर हालत में जिसे हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं वह जाति धर्म आदि को कोई महत्व नहीं देता है। दूसरे शब्दों में यह विभिन्नताओं में एकता की भावना पैदा करता है। ये बड़ी दुखदायी बात है कि एकपन की विशेषता को धार्मिक भाषाई और क्षेत्रीय वफादारी कमजोर करती चली जा रही है। और सच्चाई यह है कि भाषा क्षेत्र आदि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गई है। कहते हैं हमारे देश में कई बार हिंदू मुसलमान एकता की चुनौती दी गई है। ऐसा देखा भी गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में छोटे बड़े दंगे होते हुए भी आम हो गई है। कई जगह जो है 1947 और 1992 में संपूर्ण देश को इन दंगों में घेर लिया था। दंगा करते समय लोग भूल जाते हैं कि वे भारतीय हैं और जिन लोगों के दंगे में मरते हैं वे भी भारतीय ही होते हैं, यानी हम अपने ही भाईचारे को नष्ट कर रहे होते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय पहचान को याद नहीं रखते हैं। कहते हैं जब ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो हमारे देश में दंगा फसाद करवाते रहेंगे तो व्यक्ति तो अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेता है। कुछ राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता अपने स्वार्थ में देश की एकता को हर्षित में रख देते हैं, यानी इनकी स्वार्थ के वजह से ही भारत जो है कई बार दंगा के चपेट में आया है। तो उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ऐसा करने से कोई भी देश जो है मजबूत नहीं हो सकता है या कोई भी राष्ट्र जो है नहीं अच्छा बन सकता। कभी भी वो विकास के अपनी जो है रास्ता सुनिश्चित नहीं कर सकता है। लेकिन उनका तो सिर्फ मतलब तो यही होता है कि इलेक्शन में जीतना और सीट को ही प्राप्त करना, क्योंकि उनको सीट पे बना रहना है और इस वजह से जो है अपने स्वार्थ में देश की एकता को ये खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह जो है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो गया है। सांप्रदायिक की तरह जो है भाषावाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भाषावाद में लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को खो देते हैं और अपनी भाषाई पहचान को अधिक महत्व देते हैं। कहते हैं भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? अगर आपने दूसरे को अपने विचारों को समझा दिया, चाहे किसी भी रूप में समझा दिया, तो इसका मतलब आपने जो बोला वो समझ में आ गया, तो भाषा हुआ। हम भाषा पे इतना विवाद क्यों कर रहे हैं? भाषा पर हम इतना दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आया। भाषा अपेक्षित महत्व को लेकर वे एक दूसरे से दुश्मन होते चले जा रहे हैं। दूसरी भाषाएं लोगों को ईर्ष्या और घृणा को दृष्टि से देखते चले जा रहे हैं और दूसरे भाषाई समुदाय को इस तरह देखते हैं जैसे कि वे भारतीय नहीं है। तो ये कहाँ की विडंबना है? दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी बोलने वाले को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सरकारी भाषा समझा जाता है। सांप्रदायिक क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्रीय एकीकरण की एक चुनौती है। क्षेत्र या राज्य बनने की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाओं को हानि पहुंचाती है। क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस भावना के क्षेत्रीय स्वायत्त को बढ़ाते हैं और इस कारण नए राज्य बनने और नए राज्य के लिए दिन प्रतिदिन स्थानीय स्वायत्त की बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि अगर नए राज्य बनेंगे तो नए राज्य में हर तरह की सुविधाएं बनाई जाएगी। वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मंत्री सारे गण बनेंगे। तो ये देश के ही कहते हैं अर्थव्यवस्था पर एक बोझ सा बन जाएगा
और ये बात सरकार नहीं सोचती है और राज्य को जो है अलग करने के लिए अग्रसर होती है और राज्य को अलग करके जो है वहाँ की सिर्फ नेता के एक महत्वता के लिए पूरे राज्य को बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो जाती है। कहते हैं जितना राज्य बनता जाएगा उतने जो है मंत्री लोग भी बनते चले जाएंगे और उनका जो है पैसा वो कमा के नहीं लाते हैं, हमारे जनता से ही टैक्स के रूप में लेते हैं और टैक्स की भार जो है आए दिन बढ़ता ही चला जाएगा। और आपने देखा भी होगा, कई सालों में आपने देखा होगा, 2-3 सालों में देखा होगा कि टैक्स की मार इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आम गरीबों तक जो आवश्यक सामान है वो उसके पहुंच से दूर होती चली जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी कहते हैं अनपढ़ता का ये लोग बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। और अनपढ़ ये लोग क्यों, तभी तो आपने देखा होगा कि शिक्षा को इतना इन्होंने महंगा कर दिया है, आम गरीब तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही है और पहुंच भी पा रही है तो वो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पहुंच पा रही है, क्योंकि सरकार ने 8वीं क्लास तक पास करने के जो वचनबद्धता दे दी है। आपने देखा भी होगा कि 8वीं क्लास के बच्चों को भी सही तरह से लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार तो चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे ना बने, समझदार ना बने, और हम भी यही चाह रहे हैं। तो ये गलत है ना। ठीक है, हमारी भी तो यही सोच है। हम बच्चों को अच्छे शिक्षा देने की जगह पर गलत शिक्षा की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। आज आधुनिकता के आड़ में उनको फंसाते चले जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और इससे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा जो है बच्चे खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार की जो है जो अनपढ़ता की जो उन्होंने फौज खड़ा करना है वो उनका खड़ा हो जाता है और कहते हैं अनपढ़ लोगों को जो भी बोलोगे वो करने लग जाते हैं। तो ये देश के हित में नहीं है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके पढ़ो, समझदार बनो और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना आपके हित में रहता है और दूसरे बच्चों तक पहुंचाना ये आपका दायित्व बन जाता है और ये आपके माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नहीं तो शायद अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि पेपर भी बहुत नज़दीक आने वाला है तो वो भी आपके लिए खतरे का घंटी बजा चुका है। तो इसलिए अच्छा से पढ़िए, अच्छे से समझिए, जितना हो सके टॉपिक ही समझिए अपना। एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़िएगा, न घर के रहिएगा न घाट के। इसलिए जो सिलेबस आपके समक्ष है, जो सिलेबस आपको निर्धारित किया गया है उसी को ही पढ़िए। ठीक है, तो एक बार फिर से कहूँगा एक ही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव करना मत भूलिएगा।